हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाई अकेडमी पर। मैं दिगंबर सिंह आज आपके लेकर आया हूँ रिवेट कनेक्शन में। रिवेट कनेक्शन में आप एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की हम बात करते हैं। पेपर में आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। सीधा सीधा क्या पूछ लिया जाता है? आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जब आप रिवेट कनेक्शन का जब आप विश्लेषण करते हो मतलब मान लो ये आपका लैप जॉइंट है, और ये इसमें आपका ये रिवेट लगा हुआ है। ये आपका रिवेट लगा हुआ है। यदि आप इसका टॉप व्यू देखोगे यदि इस पर ये लोड पी आ रहा है, ये आपको रिवेट जॉइंट कनेक्शन है। तो जब इसका विश्लेषण करते हो तो विश्लेषण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। किन बातों का ध्यान रखा जाता है वो आपसे पेपर में सीधा सीधा पूछ लेता है, और आपको पता भी होना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव की बात करोगे तो ऑब्जेक्टिव पेपर में भी आपको सीधा सीधा पूछ लेगा, भाई एक कुछ इस तरह से है तो इसका आंसर क्या है। तो आपका एक नंबर कम से कम एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। देखो अब हम आपको इसमें बताएं, जैसे कि ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट है। लेकिन जब इसका टॉप व्यू देखोगे तो इसमें कितने रिवेट लगे हुए हैं? 1 2 3 4 5। जब आप कनेक्शन का जब आप विश्लेषण करते हो तो उसमें आप देखोगे कि हम जो बात करते हैं पर पिच की हम बात करते हैं। ये आपकी क्या है? पिच है। मैंने आपको बताया था पिच क्या होती है। तो पिच यदि आप यहाँ देखोगे ये कुछ इस तरह से होती है, यानी आधा रिवेट यहाँ से और आधा रिवेट यहाँ से। तो कुछ ये यहाँ से इसका सेंटर और इसका सेंट्रॉइड, इन दोनों के बीच की दूरी होती है पिच। यानी इसमें आधा रिवेट इस वाले का और आधा रिवेट इस वाले का। इस वाली लंबाई में पूरा एक रिवेट आ गया, तो वही मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। पूरी इसमें इस चौड़ाई में यहाँ से यहाँ तक एक रिवेट है, और जो ये वाली जो दूरी है ये इसके बराबर है। ये आपका इजी रूप है, बाकी एक्चुअल में दिखाया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है। तो हम यहाँ बात करते हैं तो विश्लेषण में पर पिच के हिसाब से हम इस कनेक्शन के हम स्ट्रेंथ बताते हैं। पहला पॉइंट विश्लेषण में पहला ऑप्शन हमारा आएगा कि हम किसी भी कनेक्शन की जब हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो पर पिच की हम बात करेंगे। और अगला पॉइंट देखोगे कि जब यहाँ पर इसका पी लोड यहाँ लगा है, एक लोड यहाँ लगा है, ये दोनों लोड आपस में एक कपल क्रिएट करेंगे। इसका लाइन ऑफ एक्शन जब आप देखोगे ये कुछ इसका लाइन ऑफ एक्शन है, इस वाले लोड का ये वाला कुछ लाइन ऑफ एक्शन है। यदि इन दोनों के बीच की दूरी मान लिया जाए स्मॉल ई है, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है? एक कपल क्रिएट हो रहा है। देखो ये ई है आपका, ये आपको इधर खींचने की कोशिश कर रहा और ये आपको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह से क्या बन जाएगा? इसमें कपल क्रिएट हो रहा है, यानी कपल यानी मूवमेंट पी इंटू ई। ये आपका यहाँ पर मूवमेंट आ रहा है। ये किस केस में आता है? ये आपका लैप जॉइंट केस में आता है। बट जॉइंट के केस में ऐसा नहीं होता है। तो बट अब दूसरा ऑप्शन है इसमें जो उसमें मूवमेंट क्रिएट होगा, इसलिए आपका मूवमेंट P इंटू ई का है, इसको आप कंसीडर नहीं करोगे, पहली बात। अब अगला पॉइंट आप देखोगे कि जब इसमें जब इसका जब विश्लेषण कर रहे होते हो तो जो आपके जो रिवेट हैं, इन रिवेटों पर ये आपके जो रिवेट हैं, इन रिवेटों पर ये जो लोड P आ रहा है, ये लोड P इन सभी रिवेटों पर समान रूप से वितरित होता हुआ माना जाएगा। यानी यदि ये P की वैल्यू 10 है
रिवेट इसमें लगे हुए हैं 5, यानी 10/5 कर दोगे यानी 2, यानी 2 2 2 2 इस पर आएगा, 2 ही इस पर आएगा, 2 ही इस पर आएगा, 2 ही इस पर आएगा, तो टोटल मिला करके 10 तब होगा। यानी इन रिवेटों पर जो लोड आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। तीसरा एजप्शन। अब चौथे एजप्शन की हम बात करें, जब ये अब आपके ये रिवेट हैं, यदि इन पांचों रिवेटों का डायामीटर सेम है तो उस केस में आप देखोगे जिसमें स्ट्रेस जनरेट होते हैं, स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस आपका जनरेट होगा वो एक समान रूप से वितरित होता हुआ माना जाता है। समान वितरित होता मतलब मान लो ये आपका रिवेट है, ये आपका रिवेट है, ठीक। ये जब आपका ये रिवेट यहाँ से कटता है, यानी क्रॉस सेक्शन कुछ इसका ये बनेगा, तो इस क्रॉस सेक्शन को जो स्ट्रेस जनरेट होंगे वो सारे स्ट्रेस, ये आपका क्रॉस सेक्शन है रिवेट का, इस पूरे क्रॉस सेक्शन पर स्ट्रेस की वैल्यू समान ली जाएगी। ये नहीं लिया जाएगा कि यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं, वहाँ पर बीच में कम स्ट्रेस होंगे, ऐसा नहीं माना जाएगा। पूरे क्रॉस सेक्शन पर स्ट्रेस की वैल्यू समान मानी जाएगी। ऐसे ही बियरिंग के केस में आपका जो एरिया आपका आता था D/T, इस वाले एरिया में भी बेयर जो स्ट्रेस जनरेट होते हैं वो भी आपको एक रूप समान रूप से माने जाएंगे। एक्चुअल में आप देखोगे जब ये पोर्शन शेयर कर रहा होता है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ होते हैं, जो जहाँ से फेल होने की सबसे पहले टेंडेंसी होती है। तो इस जो आपका आउटर वाला फाइबर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होते हैं, लेकिन ऐसा माना नहीं जाएगा। आप मानोगे एजप्शन में जो आपका एरिया है उस पूरे एरिया पर समान रूप से स्ट्रेस क्या हो रहे हैं, वितरित हो रहे हैं। एक आपका एजप्शन ये आ गया। और अब अगले एजप्शंस की आप बात करोगे, जो आप इसमें रिवेट लगाए हो, इसमें रिवेट लगाए हो, जो आपका कनेक्शन है, कनेक्शन में जो आप रिवेट लगाए हो, अब इस रिवेट लगाए हुए हो तो इसका डायामीटर कौन सा लिया जाए, रिवेट लगाने से पहले का डायामीटर लिया जाए या रिवेट लगाने के बाद वाला डायामीटर लिया जाए। तो इसमें जब आप इसका विश्लेषण करते हो तो डायामीटर दोस्तों रिवेट लगाने के बाद वाला लिया जाता है। जैसे मान लो आपका डायामीटर 25 mm या 25 mm से कम था तो आप उसमें जोड़ रहे थे 1.5 mm। जब डायामीटर 25 mm से जब ज़्यादा हो जा रहा था, 25 mm से जब ज़्यादा हो जा रहा था तो इसमें आप जोड़ रहे थे 2 mm। यानी यदि आपका डायामीटर 20 mm है, इसमें 1.5 mm जब आप जोड़ दोगे तो ये डायामीटर हो जाता था 23.5 mm। यानी पहले का डायामीटर आपका 20 था, जब आपने इसमें होल किया था तो 1.5 mm आपने ज़्यादा होल किया था, तो उसका जो ग्रॉस डायामीटर यहाँ पे आया था वो 21.5। यानी अब इसमें डायामीटर आप कौन सा लोगे, 20 mm लोगे या 21.5 mm लोगे। तो विश्लेषण में जब आप इस कैलकुलेशन जब इसके कनेक्शन की करते हो तो उस समय डायामीटर ये लिया जाएगा। इस डायामीटर को कहते थे आप क्रॉस डायामीटर। जब इस नॉमिनल डायामीटर यानी रिवेट का डायामीटर लगाने से पहले 25 mm से कम था तो उसमें आप 1.5 mm ऐड करते थे, और 25 mm से जैसे ही ज़्यादा होता था तो आप उसमें 2 mm ज़्यादा ऐड करोगे। एक एजप्शन इसका ये है। दूसरा एजप्शन की हम बात करें, यदि ये लोड आपका P आ रहा है, यानी ये आपका प्लेट, पहला प्लेट और ये आपका दूसरा प्लेट है, ये लोड इस प्लेट को इस तरफ खींचने की कोशिश करता है, ये लोड P इस प्लेट को इस तरफ खींचने की कोशिश करता है।
तो ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे के ऊपर आसानी से क्या कर सकती हैं, फिसल सकती हैं। ये ऐसा माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। यानी आप समझ सकते हो, एक प्लेट आपका ये है और दूसरा प्लेट आपका ये है, तो इसमें ये जो प्लेट आपस में एक दूसरे के ऊपर आसानी से क्या कर सकती हैं, खिसक सकती हैं। यानी इन दोनों प्लेटों पर के बीच में जो घर्षण बल है, घर्षण बल का मान 0 होगा। कब होगा, जब इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, जिसे आप म्यू बोलते हो, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। यानी ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे के ऊपर आसानी से क्या कर सकती हैं, फिसल सकती हैं। ये आपको ऐसा माना जाएगा। ये आपके अजम्पशंस थे कुछ रिवेट कनेक्शन में। यानी जब आप रिवेट कनेक्शन का जब एनालिसिस करते हो, एनालिसिस क्या होता है, आपको सब कुछ दिया होता है। ये आपका रिवेट कनेक्शन में आपका रिवेट का डायामीटर, इसकी प्लेट की चौड़ाई या पिच, और ये आपकी जो प्लेटें हैं इनकी मोटाई कितनी है, ये आपको सब कुछ दिया होता है। आपको बस ये पता करना होता है कि ये हमारा जो कनेक्शन है ये कितना लोड मैक्सिमम बियर कर सकता है। ये आपका विश्लेषण होता है। तो विश्लेषण करते समय आप इन सारे पॉइंटों को आपको ध्यान में रखा जाता है। तो इन अब पेपर में आप कैसे लिखोगे, पेपर में जैसे हमने आपको समझाया है अपने इच्छा से बना के लिख देना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। मैं आपको रिकॉल कराऊं तो हमने आपको बताया था, इसमें हम बात करते हैं पर पिच की, नंबर 1। दूसरा हमने आपको बताया था इसमें जो डायमीटर लिया जाएगा वो ग्रॉस डायमीटर लिया जाता है। नंबर 3, जो आपके रिवेट लगे हुए हैं इन पर लोड समान रूप से वितरित माना जाएगा। नंबर 4, जो आपके रिवेट लगे हुए हैं इन पर स्ट्रेसेस की वैल्यू समान मानी जाएगी। अगला पॉइंट, जो आपका इसके कारण बट ये आपका लैप जॉइंट है। लैप जॉइंट के केस में आपको जो कपल क्रिएट हो रहा है यानी मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, ये आपको मूवमेंट नहीं माना जाएगा। ये आपके कुछ गिने चुने पॉइंट में एक आपका आता है, जो आपकी जो प्लेटें हैं आपस में एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकती हैं, यानी घर्षण की वैल्यू इसमें 0 आती है। एक पॉइंट आपका ये है। यानी कुछ गिने चुने पॉइंट आपको एक एक लाइन में लिखे आओगे, आपको पूरा नंबर देख करके जाएगा एग्जामिनर। तो ये आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।